नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम आज कर रहे हैं सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड में टेक्निकल हेल्पर, हरियाणा लाइनमैन, एमपी ट्रांसको, इन सभी भर्तियों के लिए कॉमन टॉपिक है जो सब भर्तियों में परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ढंग से इन चीज़ों को देखेंगे और आज का सेशन में इन सब को हम पढ़ेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो चलो बिना कोई देरी के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये टेक्निकल हेल्पर के बैच, कंप्लीट बैच, केवल इलेक्ट्रिशियन बैच और केवल नॉन टेक बैच लाइव अवेलेबल है। और ये रामबाण बुक है जो इलेक्ट्रिशियन के ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी बुक है ब्रह्मास्त्र, राजस्थान वाले एग्जाम टेक्निकल हेल्पर के लिए राजस्थान जी के ऑब्जेक्टिव किताब है। ये हरियाणा के कोर्सेज पढ़े हैं जिसमें हरियाणा लाइनमैन का पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसमें इलेक्ट्रिशियन और कंप्यूटर लाइव चलेगी, बाकी नॉन टेक है। और ये केवल इलेक्ट्रिशियन कंप्यूटर का है और ये कंप्लीट है, वो केवल नॉन टेक का है। इसके अलावा एक डिमांड चल रही थी हरियाणा जेई का बैच की, तो ये देखो कि ये सारा कॉम्बो बैच आया है जूनियर इंजीनियर का, जो बैच चलेगा लाइव चलेगा कंप्लीट रूप से। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपके लाइव बैच है ये, जिसमें संकल्प बैच इसका नाम है। 13 अगस्त से, यानी कि कल से एडमिशन स्टार्ट हो गए। 20 अगस्त को बैच में क्लासें स्टार्ट होगी। आप इस बैच को लेके एसएससी जेई, आरआरबी जेई, हरियाणा जेई, इन सब का सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये उसका बैच आपके लिए ले आए हैं। 20 तारीख से इसमें क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। अब आते हैं सवालों के सिलसिले पर। पहला ही क्वेश्चन है, कंपन और विकिरण किसके तहत वर्गीकृत है? बताओ भाई, कंपन और उसका विकिरण का पूछा है, बताओ भाई किसके तहत वर्गीकृत है? रासायनिक खतरा है तो आप कहें सर विकिरण में हो सकता, मान लो खतरा माने, लेकिन कंपन में तो रासायनिक खतरा नहीं होता, शारीरिक खतरा है। कंपन में तो वाइब्रेशन होता है, तो शारीरिक खतरा तो है, ये तो बात समझ में आया, ठीक है। और विकिरण खतरा शारीरिक में, विकिरण खतरा भी, विकिरण के कारण भी शारीरिक खतरा है, ठीक है। क्या यह विद्युतीय खतरा है? विद्युत का कोई लेना देना नहीं है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, साइकोलॉजिकली नहीं है। तो कंपन और विकिरण है जो शारीरिक खतरे हैं। जैसे अपने पास कोई पहले लगाते थे ना टावर, तो कहते हैं यहां से ना रेडिएशन आएगी जिसके कारण प्रेग्नेंट महिला उस टावर के आसपास एरिया में रहेगी तो उसके ऊपर बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है विकिरणों का। तो ये शारीरिक खतरा है। जैसे मान लो किसी को कोई बात में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो हमारे पास क्या होगा? तो उससे हमारे पास शरीर का खतरा आएगा, तो शारीरिक खतरा है। तो हमारे पास ओनली विकिरण जो है वो रासायनिक खतरा में आ सकता है, लेकिन कंपन तो रासायनिक खतरा में बिल्कुल भी नहीं है। और शारीरिक खतरे में ये दोनों आ जाते हैं, इसलिए आंसर शारीरिक खतरा ही करेक्ट है, रासायनिक खतरा करेक्ट नहीं है। बहुत सोच विचार का आंसर देना। जो आसान चैप्टर दिखे वो आसान होता नहीं है, सारे आपके पहले सवाल से ही गड़बड़ हो जाता है। निम्न में से जैविक खतरा कौन सा है? निम्न में से कौन सा खतरा के बारे में पूछा भाई? जैविक खतरा कौन सा है? विषाणु, श्रांति, मद्य निर्भरता, मद्यपान, वर्धावस्था। ये वर्धा अवस्था कोई जैविक खतरा तो है नहीं, इसमें कहां जैव है ना, ये तो बुढ़ापा हुआ। श्रांति भी नहीं है। मद्य निर्भरता, मद्यपान, भाई दारूडिया है, दारू पीता है, शराबी है। तो ये जो शराबी है ये जैविक खतरा तो तब होता है जब जहरीली शराब पीता है। जब यदि शराब जहरीली पीता है जिसमें मीथेन की मात्रा वगैरह हो जाती है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं है। ये विषाणु यानी बैक्टीरिया है तो वो तो जैविक ही है, सीधा सीधा ही, ये तो हमारे पास जैविक ही है। तो ये विषाणु ही आज का आंसर करेक्ट है। विषाणु डायरेक्ट क्या है? बैक्टीरिया है ना। तो ये मामला, तो जैविक खतरा हमारे पास विषाणु, बैक्टीरिया के कारण। ओके, अगला सवाल, अग्निशामक है। एक तो है आग लगना, आग लगना, और दूसरे आग को बुझाना। जो आग लग चुकी है, आग को बुझाते हैं, आग को बुझाना क्या कहलाता है भाई? अग्निशामक। यही होता है ना भाई। अग्निशामक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सर पानी का प्रयोग कर सकते हैं,
और किसका प्रयोग कर सकते हैं? जा का प्रयोग कर सकते हैं, और ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, और आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? वेट केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, वेट केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, और आप अग्निशामक के रूप में हेलोन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आग को बुझाना कैसे भी। अग्निशामक क्या है? सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली है तो अग्नि सुरक्षा प्रणाली है, सक्रिय है, एक्टिव है। ये अग्नि सुरक्षा प्रणाली है, पानी से आग बुझती है, झाग से बुझती है, ड्राई केमिकल पाउडर से बुझती है। सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली। निष्क्रिय तो नहीं है, तो सक्रिय है। निष्क्रिय कैसे? आग के खतरे के दौरान लाया जाना अग्निशामक है ना? ना, आग के खतरे के दौरान नहीं है। अग्नि, इससे तो अच्छा ये ऑप्शन है ना सक्रिय वाला, अग्नि से सूचन इकाई। अग्नि के बारे में इंडिकेशन थोड़ी है, सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली है, एक्टिव है। जो हमारे पास फायर सेफ्टी, एक्टिव फायर सेफ्टी सिस्टम है। ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक्टिव फायर सेफ्टी सिस्टम होता है। तो ये है हमारे पास सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली। कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली होगी। ठीक है मामला भाई। अगला, एक कार्यकर्ता को निम्न में से किस प्रकार के कार्य के माहौल में कार्य करते समय पैरों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है? बताइए। एक कार्यकर्ता को निम्न में से किस प्रकार के कार्य के माहौल में कार्य करते समय पैरों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है? और पैरों की सुरक्षा के लिए वो क्या पहनता है भाई? मोटे सोल के जूते, मोटे सोल के जूते। अब मोटे सोल के जूते ही होते हैं पहली सुरक्षा तो पैरों की, फुट की। अब ये कब पहनेंगे? जब आप जाओगे वर्कशॉप में, कीलें पड़ी हो, कांटे पड़े हो, या फिर वह तेल पड़ा हो जिसमें फिसलने का खतरा हो, उस केस में होगा। पहला, महीन धूल और रोए के साथ कार्य करते समय, इतनी धूल और रोए के साथ कार्य करता है तो हमारे पास दिक्कत रेसिपिरेटरी की आती है, रेसिपिरेटर, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम आती है। गर्म और विषाक्त धुएं के साथ कार्य करते समय, गर्म और विषाक्त धुआं, जहरीला धुआं के साथ कार्य करोगे तो पैरों का क्या लेना देना भाई? सांस का लेना देना हुआ। विद्युतीय खतरों के समय, विद्युतीय खतरे होते हैं तो आपको फाइबर ग्लास के दस्ताने पहनने चाहिए। क्या पहनने चाहिए? फाइबर ग्लास दस्ताने, फाइबर ग्लास दस्ताने पहनने चाहिए। भेदक सामग्री जैसे कीले और कांटे हो तो बिल्कुल भाई बात आपकी करेक्ट है, यही काम में लेना चाहिए। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य किसके स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित होता है? बताइए, किसके स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित? व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य किसके स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित होता है? सह कार्यकर्ता, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य भाई मुझे जैसे कलीग्स होते हैं, साथ में काम करने वाले होते हैं, उनके स्वास्थ्य और कल्याण के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य होती है। बिल्कुल, मैं ऑफिस में हेड हूं, मेरे साथ काम करते हैं, उनकी भी सुरक्षा होती है, तो ये होता है। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा बिल्कुल है। कर्मचारियों की सुरक्षा, ग्राहक की सुरक्षा, सभी की सुरक्षा। सुरक्षा में किसी कटौती नहीं है, तेरी करूंगा तेरी नहीं, ऐसे नहीं है, सभी की सुरक्षा। यही व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। इसको हम कहते हैं OSHA, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलेंगे प्रशासन, प्रशासन। ओके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा उपकरण के रूप में उपयोग नहीं है? हेलमेट बिल्कुल सुरक्षा के रूप में उपयोग है, जो क्या करता है भाई? सिर की सुरक्षा करता है। इंटरलॉक, सीमा स्विच, लिमिट स्विच, कि भाई इस लिमिट से है, बाद में करंट का प्रवाह नहीं होना चाहिए, या कुछ भी चीजें होता है तो लिमिट स्विच, एक कोई चीज में लिमिट लगा दी। आपने मोबाइल स्क्रीन में भी लिमिट लगा दी कि भाई इससे ज्यादा मोबाइल देखूंगा आंखें खराब होती है, तो लिमिट लगा दी, ठीक है। कुर्सी, ये किसी भी प्रकार से आपके पास सुरक्षा के लिए नहीं है, ये यूजफुल के लिए। चेयर पे बैठ गए, चेयर पे बैठने से स्पेशल सुरक्षा थोड़ी मिल रही है, कुर्सी आंसर है। इंटरलॉक भी सुरक्षा के लिए, लेकिन कुर्सी का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगला, कार्यस्थल पर आपकी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? बताइए।
कार्यस्थल पर आपकी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? बताइए भाई। सभी आवश्यक सुरक्षात्मक कपड़ों और उपकरणों का उपयोग किया गया है। क्या कह रहा है? कार्यस्थल पर आपकी सुरक्षा के लिए निम्न से क्या सुनिश्चित होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि भाई ये कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। जब आप कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए जा रहे हो तो सभी आवश्यक सुरक्षात्मक कपड़ों और उपकरणों का उपयोग किया गया है, बिल्कुल ये सुनिश्चित करना चाहिए। कार्यों को सुरक्षित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और निर्देश प्राप्त किए गए। हाँ भाई, ये काम को कैसे डन करना है, तो इसके लिए जो प्रोसेस फॉलो करना है, जो डायरेक्शंस फॉलो करनी है, उनको भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही, दोनों है तो कथन 1 और कथन 2 दोनों आ गया। बात ठीक है भाई। अगला, औद्योगिक अपशिष्ट के लिए उचित निपटान प्रक्रियाओं का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? औद्योगिक अपशिष्ट के लिए उचित निपटान प्रक्रियाओं का पालन करना, बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, आवश्यक कचरा डिब्बों की संख्या को कम करने के लिए, अपशिष्ट को कहीं भी विघटित होने देने के लिए, कचरे के वर्गीकरण में लगने वाले समय और आयास को बचाने के लिए, पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए तथा प्रदूषण को कम करने के लिए। बताइए भाई, किस लिए करना चाहिए? बताओ। औद्योगिक अपशिष्ट के उचित निपटान प्रक्रियाओं का पालन करना क्यों है? औद्योगिक में जो कचरा आता है उसका उचित निपटान का महत्वपूर्ण क्यों है? क्या भाई, कचरा डिब्बों की संख्या कम करने के लिए? ये ठीक नहीं। अपशिष्ट को कहीं भी विघटित होने देने के लिए उचित निपटान, कचरे के वर्गीकरण में लगने वाले समय और आयास को बचाने के लिए, पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट है, मोर करेक्ट है, सबसे अच्छा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? डी। वैसे आपको देखना पड़ेगा। जितने भी बच्चे इस सेशन में जुड़े हैं वो कृपा करके लाइक का बटन दबा दें। इसके लिए आपको कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो ये कार्य आप टाइम पे कर दीजिए। कर देंगे ना भाई? चलो जी। अगला, आपातकालीन निकासी योजना यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान का क्या उद्देश्य है? आपातकालीन निकासी योजना यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान का उद्देश्य क्या है? बताइए। श्रमिकों को जल्दी जाने की सुविधा प्रदान करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, सुरक्षा अभ्यासों की उपेक्षा करना, आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करना। बताइए, आपातकालीन निकासी योजना का क्या उद्देश्य है? श्रमिकों को जल्दी जाने की सुविधा प्रदान करना। ये निकासी योजना जल्दी जाने के लिए आपातकालीन थोड़ी लगाएंगे। उत्पादकता में वृद्धि होती है। सुरक्षा अभ्यास को उपेक्षा कहां करें? सही, तो सुरक्षा अभ्यास रहा। आपातकालीन स्थिति में आराम से सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुव्यवस्थित करना, ये इमरजेंसी गेट है। कि चिकित्सा प्रणाली में DRAB का बताइए। एक आपके पास इस प्रकार का ABC भी होता है। ABC में एयरवे होता है, एयरवे यानी वायु मार्ग, खुली हवा आने देना। B होता है ब्रीदिंग और C होता है सर्कुलेशन। ABC, ठीक है। तो हमारे पास A क्या होता है? एयरवे, B क्या है? ब्रीदिंग, C क्या है? सर्कुलेशन, ठीक है। अगला मामला आता है अपने पास DRAB, ठीक है। क्या आता है भाई? DRAB। तो इस DRAB की फुल फॉर्म बताओ भाई। सबसे पहले DRAB फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे AB तो वही है, एयरवे और ब्रीदिंग। ये भी एयरवे और ब्रीदिंग है, ये बैंडेज गलत है। अब यहां देखो, डेंजर है, डेंजर है।
डेंजर खतरा है, खतरा के बाद में रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, रिपेयर तुरंत नहीं होगा, रिपेयर तो बहुत बाद में होता है, ब्रीदिंग के बाद में सर्कुलेशन देखते हैं, तो ये रेस्पॉन्स आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? ए। बी करेक्ट नहीं है। मुन्नेस बिना कैसे 5 मिनट के लिए वापस ओपन कर देता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है भाई, वो एक फिक्स टाइम के लिए ओपन होता है, फिक्स टाइम के लिए काफी दिन तक था ना भाई, उसमें बहुत सारे बच्चे रह गए थे, हमने 2 दिन बढ़ा भी दिया था, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। दिष्ट विद्युत धारा मिली एम्पियर में किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है? मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध कब होगा? 80 से 60, 160, 0 से 160, 160 से 300, 300 से ऊपर, 300 मिली एम्पियर से ऊपर। जितना अधिक जाएगा उतना ही ज्यादा खतरा है। जैसे मान लो 1 मिली एम्पियर तक, तो आप कहेंगे संवेदनहीन, संवेदनहीन, और 5 मिली एम्पियर पर आप कहेंगे सुरक्षित, सुरक्षित धारा। 20 मिली एम्पियर आता है, उसमें आप बोलेंगे दर्दनाक झटका, दर्दनाक झटका। और 50 मिली एम्पियर पर हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावना। और 1000 मिली एम्पियर पर यह लिखा है निश्चित मौत, जबकि निश्चित मौत नहीं है, आप लिखेंगे मौत की संभावना, मौत की संभावना। कहां पर? 300 मिली एम्पियर से ऊपर ये आपका ज्यादा खतरनाक है। मानव श्वसन अवरुद्ध कहां होगा? यही होगा, डी। अगला, सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग क्या होता है, किसका प्रतीक है? पहला कहते हैं निषेध, निषेध यानी मना करने का भाव का, ये है भाई, ये मना करना है। क्रॉस है, बॉर्डर लाल रंग का, लाल रंग है क्रॉस, काला रंग का चिन्ह, व्हाइट बैकग्राउंड है। ये कि माचिस की तीली मत जलाओ, नल को चालू मत करो, आप सीढ़ियां मत चढ़ो, और यहां पर कॉफी और बर्गर मत खाओ, ऐसा है। चेतावनी के चिन्ह कि कोई भी कार्य करो तो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हाई वोल्टेज का झटका है, यहाँ बहुत ज्यादा तापमान है, एक्सप्लोजन है, कोल्ड है, रेडिएशन है, सामान्य चेतावनी है, तो ये चेतावनी का है। अगला आता है अनिवार्य चिन्ह, इनकी पालना करनी ही पड़ेगी, तो ये रहा अनिवार्य चिन्ह। जैसे हेलमेट पहने, मोटे सोल के जूते पहने, और जैसे मान लो वेल्डिंग करते हो डार्क ग्लासेस पहने, ग्लव्स पहने, और ये एप्रिन पहने, और ये सामान्य अनिवार्य संकेत है, ठीक है। और ये जो आपको पास हरे कलर में दिख रहे हैं, ये है सूचनात्मक। कौन सा है भाई? सूचनात्मक। तो ये आपके पास चिन्ह है। तो नीला रंग किसका हो गया? अनिवार्य का, कि ये काम तो तुझे करना ही करना है, ये कार्य तो तुझे करना ही करना है। उसे सुरक्षा चिन्हों के बारे में वर्गीकृत किया गया। अगला, निम्न में से कौन सा कारक विद्युत झटके की तीव्रता में सहायक है? विद्युत झटके की तीव्रता में इनमें से कौन सा कारक सहायक है? बताओ भाई। पहला है शरीर का प्रतिरोध, बिल्कुल सही बात है, शरीर का प्रतिरोध तो सहायक है। जैसे स्वस्थ मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, और शुष्क त्वचा का, स्वस्थ मनुष्य का होता है 1000 ओम, शुष्क त्वचा का 1,00,000 ओम होता है। इधर हमारे पास प्रतिरोध कम है, इधर प्रतिरोध ज्यादा है, तो शरीर का प्रतिरोध तो झटके की तीव्रता पर निर्भर करेगा निश्चित रूप से। दूसरा, मौसम की स्थिति। मौसम की स्थिति में ऐसा है कि जैसे नमी यदि ज्यादा बढ़ेगी, नमी ज्यादा बढ़ेगी तो प्रभाव भी क्या हो जाएगा भाई? ज्यादा हो जाएगा। नमी ज्यादा बढ़ेगी तो प्रभाव क्या हो जाएगा? ज्यादा। तीसरा धारा का परिमाण। तीसरा क्या है भाई? धारा का परिमाण। धारा का परिमाण है, तो ये तो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे से बताया था कि धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा खतरा है, तो ये भी तो आपके पास प्रभाव डालेगा, बिल्कुल सही है। संपर्क अवधि, कितनी देर तक संपर्क किया, क्योंकि शरीर के अंदर आवेश जाएंगे, Q बराबर IT, I का मान भी डिपेंड करेगा तो T भी डिपेंड करेगा, दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या जाता है? आवेश। तो ये सभी पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बेटा? डी। कौन सा हो गया? डी।
अगला, कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक कर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकोगे उससे आप क्या बोलते हो? तो आप उसे बोलते हैं स्मूथरिंग। क्या बोलते हैं? स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब है जब ऑक्सीजन नहीं आता तो दम घुटता है कि नहीं घुटता है, तो इसका अर्थ यही होता है दम घुटना। यदि हमारे पास हीट को रोकना है तो वो कहलाता है कूलिंग। क्या कहलाता है? कूलिंग। कूलिंग यानी शीतलन, वो होता है शीतलन के लिए। और फ्यूल की रोकना है तो ये हमारे पास ईंधन की खपत, इसे कहते हैं स्टार्विंग। इसे क्या कहते हैं? स्टार्विंग। स्टार्विंग यानी भूखे मारना, तो भूखे मरना है, भूखे मारना। तो ये जब फ्यूल खत्म होता है तो स्टार्विंग कहलाता है, हीट खत्म होती है तो कूलिंग कहलाता है, ऑक्सीजन खत्म होता है स्मूथरिंग कहलाता है। और ये ऑक्सीजन खत्म होने की बात कह रहा है तो आप आंसर करेंगे स्मूथरिंग। क्या करेंगे? स्मूथरिंग। ठीक है, चलो। लकड़ी या कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ के कारण लगने वाली आग कौन सी है? लकड़ी या कागज जैसे पदार्थ का लगने वाली आग एक क्लास है। ठोस ज्वलनशील में जो हमारे पास आग लगती है वो हमारे पास ए है। द्रव ज्वलनशील में जो आग लगती है, आप द्रव ज्वलनशील के एक एक एग्जाम्पल दो, ठोस का भी एक एक एग्जाम्पल दो। और हमारे पास गैस जो ज्वलनशील होता है उसमें लगने वाली आग, ये हो गया। ये हमारे पास धात्विक आग है, धात्विक आग है। ठीक है, ठोस में तो आ गए भैया। द्रव में आ जाता है हमारे पास पेट्रोल, केरोसिन, तारपीन, ये आ जाता है। ठीक बात है। और गैस ज्वलनशील में क्या आता है? एलपीजी, सीएनजी या हाइड्रोजन, ये गैस है। धातु में धातु है। अब विद्युत की आग किसमें है? विद्युत की आग है जो हमारे पास दो अलग अलग है। मैं यहां लिख दूं विद्युत आग। यदि विद्युत आग है, ये हरियाणा एएलएम वालों को पूछा जाए तो वो कहेंगे सी, और टेक्निकल हेल्पर वालों को पूछेंगे तो सी। यूपी पीसीएल वालों के सवाल आए तो आंसर था डी, और डीएमआरसी में आंसर था डी। ये जो आंसर इन्होंने दिया है यूपी पीसीएल ने, ये नीमी में यही लिखा हुआ है, नीमी के अनुसार आंसर दिया। इन्होंने आंसर दिया है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है, इन्होंने आंसर दिया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा मान्य होता है वैसे, लेकिन नीमी बुक में ये लिखा हुआ है तो वैसे मामला है। तो आप क्या करेंगे इसका? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे पास सी प्रकार की। सर एक सुझाव है, हरियाणा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बच्चे कम है तो आप एचएसएससी के सिलेबस में रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध करा दो। बात आपकी सही है, लेकिन मैं आपको हर दिन 2 क्लास दूंगा 4 घंटे की। हर दिन 2 क्लास, 2 क्लास हर दिन होगा तो टोटल कितने घंटे की क्लास चलेगी? 4 घंटे क्लास चलेगी। इसलिए कोई तनाव नहीं लेना, 4 घंटे की क्लास होगी। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, कभी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना भाई? कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे, चिंता ही मत करो। ओके। आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है? अब देखो ये मैंने बता दिया। यदि पानी है तो पानी में कलर है जो लाल पट्टी का है तो इसके अंदर क्या है? पानी है। नीला पट्टी है तो हमारे पास जो ड्राई केमिकल पाउडर है यानी शुष्क रसायन है, शुष्क रसायन चूर्ण, शुष्क चूर्ण कह दो, ड्राई पाउडर। ठीक है। सफेद है ऐसा कुछ होता नहीं है, ब्लैक बिल्कुल होता है। ब्लैक होता तो CO2 होता है। यदि पीला होता तो वेट केमिकल होता, और यदि मान लो क्रीम कलर का होता तो झाग होता, और पीला होता तो वेट केमिकल। वेट केमिकल होता है उच्च ताप की जो आग लगाई जाती है उसको बुझाने के लिए, आग को।
और ये जो हमारे पास है ना, द्रव की आग को बुझाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? फोम का। घरेलू में काम में नहीं लेनी चाहिए। विद्युत की आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी का प्रयोग क्लास A की आग को बुझाने के लिए करना चाहिए। CO2 है जो आपके विद्युत की आग बुझाने के लिए काम में लिया जा सकता है। ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग सब जगह कर सकते हो, है ना भाई? ठीक है। अगला सवाल है, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व क्या है? वेट केमिकल जो उच्च ताप की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है, जहां तापमान बहुत ज्यादा 4000 डिग्री 2000 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, तो वहां काम में लिया जाता है। तो उसके लिए आपके पास कौन सा तत्व काम में लिया जाता है? कॉपर। कॉपर धातु है, नहीं काम में ली जाती है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, तो पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। किसका? वेट एक्सटिंग्विशर में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो आप कहेंगे सर इसमें पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। बराबर है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सवाल, हेलोन अग्निशामक यानी हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर, इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है? बताओ भाई। हेलोन अग्निशामक यानी हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। बताइए कौन सी भरी जाती है? जल्दी बताओ। हेलोन अग्निशामक के रूप में सोलन रह गया? कहां रह गया? अच्छा, ये करा ही नहीं था। ओके 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 ओके, एक 16 नंबर पीछे रह गए, बात बताते तो आगे चले गए थे ना। चलो भाई, अब होता है विद्युत उपकरणों के किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? विद्युत उपकरणों में पहले तो बात है पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो पानी नहीं करना चाहिए, दूसरा फोम और जाग नहीं करना चाहिए। वाष्पशील तरल है, इनका प्रयोग फिर भी हो सकता है, कुछ अवस्था के अंदर वाष्पशील तरल काम में लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और शुष्क चूर्ण का तो प्रयोग किया ही जाता है, तो हमारे फोम या जाग ही आएगा। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में नहीं करना चाहिए क्योंकि चालक हो जाते हैं, जिसके कारण फोम टाइप का। हेलोन में हमारे पास दो होता है, केवल एक BCF नहीं, BCF प्लस CTC भी होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। CTC का रासायनिक सूत्र CCl4 होता है और मुख्य रूप से CTC होता है, उसके बाद BCF होता है। इनका प्रयोग करते हैं हेलोन के अंदर, BCF प्लस CTC। हो गया भाई? NAPC का मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। NAPC का मतलब क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो नेशनल तो ठीक बात है, नॉन अप्रेंटिसशिप ये तो कहेंगे ये तो ठीक नहीं, ये नहीं है। नेशनल अप्रेंटिस तो नेशनल है। नेशनल एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन अपना एडवर्टाइजमेंट का मामला नहीं है। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है, प्रमोटिंग स्कीम है। प्रमोशन स्कीम होगा, प्रमोटिंग स्कीम नहीं है। कौन सा? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS। इसका मतलब है जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग संस्थाओं में अप्रेंटिस कराई जाती है और इसमें आपको उस कंपनी के कार्य को विस्तार रूप से सीखते हैं और आप जानते हो। अनिवार्य सड़क चिन्ह का आकार कैसा होता है? अनिवार्य का किसका पूछा? अनिवार्य का वर्ग होता है। देखो, सड़क चिन्ह है और के ये कार्य तो आपको करना ही करना है, अनिवार्य है, तो उसका त्रिकोण तो हमारे पास खतरे का रह जाता है, गोल होता है। अनिवार्य सड़क चिन्ह का आकार कैसा होता है? गोल होता है। जैसे स्पीड लिमिट 80 रखनी है तो ये अनिवार्य ही है आपके लिए, ऐसे एग्जांपल। तो क्या होगा भाई? गोल होगा, वर्ग नहीं होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अनुसार सुरक्षा उपकरण में PPE 1 के लिए है। PP कोड पूछा है 1 के लिए। PP 1 है हेलमेट का कोड। किसका कोड है भाई? हेलमेट का, सिर की सुरक्षा। PP 2 होता है उस सुरक्षा जूते का कोड है। PP जो हमारे पास 7 होता है वो ईयर प्रोटेक्शन है, ये PP 7 है। और आर्म हैंड प्रोटेक्शन कहते हैं ना, वो PP 4 है। PP 3 श्वसन सुरक्षा का है। PP 5 आंखें और चेहरा के सुरक्षा का है। PP 6 कपड़े और पूरा कवर सुरक्षात्मक है।
PP8 सुरक्षा बेल्ट और उपकरण का है। तो आपको कुछ PP का याद रखना चाहिए। PP1 हेलमेट, PP2 सुरक्षा जूता, PP3 है हमारे पास श्वसन और PP4 है भुजा का, PP5 है आंखें और चेहरे का, PP6 है सुरक्षात्मक कपड़े का, PP7 कानों की सुरक्षा और PP8 सुरक्षा बेल्ट और उपकरण का। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। PP कोड पूछ लिया गया था एग्जाम में, तो बड़ा टिपिकल मामला है। पीड़ित की किस स्थिति में मुंह से नाक तक की विधि को लागू किया जा सकता है? पीड़ित की किस स्थिति में मुंह से नाक तक की विधि को लागू किया जा सकता है? मुंह से नाक, देखो मुंह से मुंह विधि होती है, सेपर विधि होती है, सिल्वेस्टर होती है, कृत्रिम श्वसन की विधियां होती है। अगर पीड़ित का मुंह पूरी तरह खुला है तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी तरह खुला तो मुंह से नाक लग ही नहीं सकता, मुंह से मुंह लगाओगे। जब पीड़ित की पीठ में चोट लगी होती है, तो पीठ में चोट होती है तो सीने के बल लेटाओ, और सीने के बल लेटाओगे तो उसे कहते हैं सेपर विधि। जब पीड़ित को सीने और पेट में चोट लगी है तो पीठ के बल लेटाओ, उसे कहते हैं सिल्वेस्टर। लेकिन जब पीड़ित के मुंह में हवा का रास्ता अवरुद्ध हो जाए तो मुंह से नाक विधि चलती है, डी ऑप्शन। तो ये क्या चलती है? डी ऑप्शन, मुंह से नाक विधि। अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो उष्मा उत्पन्न करती है? भस्मीकरण, है ना, इंसनरेशन ऐसा कुछ नाम है इसका, भस्मीकरण, भस्म करना। भस्म करेगा, जड़ोगे बस। लैंड फिल, खाद डालना अपशिष्ट संग्रह में तो कहीं उष्मा होगी नहीं, भस्मीकरण में उष्मा होगी। छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? अभी बताया मैंने, छाती और पेट पर। जब सीने और पेट पर चोट लगती है तो सिल्वेस्टर विधि होती है, क्योंकि उस समय फिर उसको सीधा लेटाया जाता है पीठ के बल। तो इस विधि को कहते हैं सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि इन्होंने नाम दिया है क्या? तो ये कहें भाई इन्होंने नहीं दिया। यदि छाती और पेट पर चोट लगती है तो आप उसको सीधा लेटाओगे, सीधा लेटाओगे तो सेपर विधि तो है ही नहीं, पहली बात तो गलत। सिल्वेस्टर विधि। होल्कर नेल्सन की पीठ दबाव विधि, पीठ पर दबाव नहीं आना चाहिए। पीठ 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 दबाने मतलब यही तो होगा ना, पीठ दबाव विधि तो यही हो जाता है, ये भी नहीं। आर्म लिफ्ट बैक प्रेस, बैक का तो मामला ही नहीं है, बैक के बल तो क्या है, मुंह से मुंह विधि काम लो। पेट पर चोट लग जाए छाती और पेट पर तो सीधा सीधा लेटा हुआ है, मुंह से मुंह विधि काम में ले लो। और मुंह से मुंह विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि कहते हैं, बेस्ट मेथड कहते हैं, बेस्ट मेथड। सिर पर चोट लगने और मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा होता है? वैसे स्वर्णिम समय पूछा जाता है तो फर्स्ट 30 मिनट होता है, गोल्डन टाइम कहलाता है। ये हमारे पास गोल्डन आवर कहलाता है या गोल्डन टाइम कहलाता है? ये क्या कहलाता है? गोल्डन टाइम। फर्स्ट 30 मिनट होता है जो गोल्डन टाइम। इसे स्वर्णिम जो गोल्डन पीरियड है या गोल्डन आवर है वो कौन सा है? तो 60 मिनट भी एक परीक्षा में आंसर आया था, लेकिन उसमें 60 से कम कोई ऑप्शन था ही नहीं। 60 मिनट, 90 मिनट, 150 मिनट, 400 मिनट, ऐसे। तो 60 मिनट आप उत्तर करोगे। अनुचित पद को पहचानिए, उचित है इनमें से एक अनुचित कौन सा है? हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण सुना है, पानी में, नदियों के पानी में कारखानों का जो रसायन आ जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषण है जो कारखानों से धुआं निकलता है। ध्वनि प्रदूषण है जो गाड़ियां बहुत तेज गति से चों चा करती आवाज करती है। हरित प्रदूषण कुछ होता ही नहीं है, प्रदूषण को खत्म करता है। अनुचित तो यही है, ये प्रदूषण होता है, ये कोई प्रदूषण नहीं है, हरित प्रदूषण आंसर आपका। 5S अवधारणा में 5S कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है? पहला है हमारे पास शॉर्ट, ये है पहला। दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, ये होता है। तीसरा होता है साइन, साइन यानी चमकाना। मानकीकरण स्टैंडर्डाइज होता है चौथा। स्व अनुशासन या आप कहते हो कंसिस्टेंसी कहते हैं इसे, या सस्टेन कहते हैं। यदि इसका ही ना इसको सस्टेन बोलते हैं तो सस्टेन होता है 5 तो दूसरा हमारे पास कौन सा है? क्रमबद्ध व्यवस्था, सेट इन ऑर्डर। क्या होता है? सेट इन ऑर्डर,
सेट इन ऑर्डर। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है? बताइए भाई, इनमें सुरक्षा का कौन सा प्रकार है जो व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है? मशीन सुरक्षा व्यवसायिक है, शरीर की सुरक्षा भी है, कार्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा है जो व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है। ये कॉमर्शियल नहीं है, ये पर्सनल सुरक्षा है, कॉमर्शियल नहीं है। ठीक है, ये कॉमर्शियल नहीं है। डी ऑप्शन। कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा वर्क प्लेस का भाग है? कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा का भाग है? ए सावधानी, ये कार्यस्थल सुरक्षा का भाग है क्या? ए सावधानी क्या? ये तो सुरक्षा। तनाव, विचलन, कलर कोड। कलर कोड होता है हर चीज का अलग अलग कोड। खतरे का कोड कौन सा, चेतावनी का कौन सा, अनिवार्य का कौन सा, सूचनात्मक का कौन सा? कलर कोड है जो कार्यस्थल में सुरक्षा का भाग होता है। मेन स्विच किधर है, बाहर जाने का रास्ता, प्रवेश करने का रास्ता, सब कुछ बताते हैं ना, ये कलर कोड है, ये इसके द्वारा निश्चित होता है। ये हमने आज पढ़े हैं सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन टूल को। अगली क्लास में किसको पढ़ेंगे भाई? तो आप कहेंगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन टूल्स को, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया वो टाइम से ही कोर्स ले लेना भाई। और हरियाणा लाइनमैन का बैच हो चाहे जेई का सारा बैच है, ये आएगा। डेली 4 घंटे क्लास चलेगी कम से कम। तो आपको ऐसे कोई खतरा नहीं है कि सिलेबस कब हो जाएगा। सिलेबस आपका बहुत ही टाइम पे हो जाएगा। 4 से 5 घंटे क्लास चलेगी आपकी। कितनी चलेगी भाई? 4 से 5 घंटे क्लास चलेगी आपकी। तो ये बहुत ही बढ़िया है। 2 जो लेक्चर एक साथ चलेंगे, ऐसा मामला है। और बाकी हरियाणा लाइनमैन के ये किताबें हैं और राजस्थान की बैच सारे अवेलेबल है कौटिल्य क्लासेज ऐप पर। सिंपली कौटिल्य क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है और आपको सारी सुविधा मिल जाती है। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।